बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि कैपिटल शीट में रेवेन्यू शीट में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, उसी बात को हम लेकर आगे चल रहे हैं कि वो क्या क्राइटेरिया है जिसकी बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये रसीद जो है कैपिटल शीट है या फिर ये रसीद रेवेन्यू शीट है। तो अब इसमें दो हम हिस्से लेते हैं कि एक है विद एक्टिविटी और एक है विदाउट एक्टिविटी के। देखिए, जो आपको रिसीट्स मिली है तो वो एक्टिविटी के बाद मिली है। अच्छा, एक्टिविटी कब आपकी हो सकती है कि आपने कोई चीज़ परचेज़ की और बाद में आपने उसको सेल किया तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई, या आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करें तो ये आपकी एक्टिविटी होती है। अच्छा, विदाउट एक्टिविटी की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? पेरेंट्स से अमाउंट रिसीव करना, इसमें आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। अच्छा, बर्थडे पार्टी की गिफ्ट रिसीव करना आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। स्टेट बैंक के प्राइस बॉन्ड परचेज किया, ठीक है, वहाँ से कुछ ड्रॉ में नंबर निकल आया तो उसमें आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। आपने स्टेट बैंक को ना कुछ माल बेचा है ना कुछ सर्विस प्रोवाइड की है। आप गए किसी गेम शो में, किसी क्विज शो में, वहाँ आप जीत गए तो उसमें आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, तो अब एक काम करें, इसको भी आप कॉपी कर लें और उसके बाद अब ये आप ज़रा कॉपी करें, उसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आपने कोई चीज़ परचेज़ की है या सेल की है, तो अब डिपेंड करता है कि क्या ये परचेज़ करना आपकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में आ रहा है। ठीक है, तो बात ये कि साहब, अगर आप कोई भी चीज़ परचेस करें विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, इट मीन्स को आपकी बिजनेस एक्टिविटी हो, तो फिर तो वो आपकी होती है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर मैं सकता पर आपने कोई चीज़ परचेज कर ली अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए और फिर आपने उसे किसी वजह से उसको बेच दिया तो वो आपकी होगी नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। मिसाल के तौर पर, अगर आपने एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया और किसी वजह से आपने उसको रीसेल कर दिया तो ये आपकी डेफिनेटली नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी होगी और ये आपके लिए होगा कैपिटल रिसीट। लेकिन क्या कोई शख्स, जैसे कि अगर कोई किसी की शॉप है, मोबाइल फ़ोन की शॉप है, या वो इंपोर्ट कर रहा है और बहुत बड़े लॉट, तो वो तो उसकी बिजनेस इनकम में आता है। लेकिन मसला क्या आता है कि आपने घर बैठ कर के अपने पर्सनल यूज़ के लिए मोबाइल फ़ोन परचेज किया और बेच दिया, या आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। लेकिन क्या कुछ लोग घर बैठ के बिजनेस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। ठीक है ना। चलिए मैं इसके आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, अगर आपने एक सोफ़ा सेट परचेज़ किया और आपको पसंद नहीं आया, आपने उसको बेच दिया, तो ये आपकी होगी नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी और ये कैपिटल शीट में आएगा। लेकिन अगर आप ये करें, आपका कोई फर्नीचर की शॉप है, कोई गोडाउन है, तो वो तो आपकी बिजनेस इनकम होती है। लेकिन क्या कुछ लोग घर बैठ के बिजनेस कर सकते हैं? यस। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि जो घर बैठ के आप बिजनेस कर रहे हैं वो आपका वाकई में बिजनेस है या आपकी पर्सनल एक्टिविटी है? तो इसमें फिर दो क्राइटेरिया हैं, मैं चाहूँगा उसको आप लिख लें। एक है क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये आप कॉपी कर लें, मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपने घर बैठ कर के एक अदर सोफ़ा सेट परचेज़ किया और पसंद नहीं आया, आपने उसको बेच दिया, तो आप बड़ी आसानी से क्लेम कर सकते हैं कि आपकी कैपिटल शीट है और ये आपकी नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप ये करें कि घर बैठे बैठे 100 सोफ़ा सेट्स परचेज़ करें और सेल कर दें, तो ये डेफिनेटली क्वांटिटी आपको बता रही है कि ये आपका बिजनेस है। देखिए ना, मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में आज तक कोई फर्नीचर का कारोबार नहीं किया है। लेकिन मिसाल के तौर पर मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं कि जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी फर्नीचर की रिटेल शॉप है, तो मैं करूँ कि उन मैन्युफैक्चरर से 100 सोफ़ा सेट परचेज़ करके और डायरेक्टली मैं उन रिटेलर्स को सप्लाई कर दूं, और ये मैंने वन टाइम ट्रांजैक्शन की है। लेकिन चूंकि ये बाय नेचर बिजनेस है, कैसे पता चला? इसकी क्वांटिटी की वजह से। तो अगर बाय नेचर एक बिजनेस एक्टिविटी हो तो वन टाइम हो तब भी वो बिजनेस इनकम में आएगा और मुझे उस पर टैक्स पे करना होगा। और अगर ये सेल्स टैक्स में ये चीज़ आती है तो मुझे सेल्स टैक्स में अपने आप को रजिस्टर भी कराना पड़ेगा। ओके, एक फ़र्क है, सुनाई। इनकम टैक्स में हम पहले एक्टिविटी कर लेंगे और साल ख़त्म होने के बाद फिर हम, अगर हमारी इनकम टैक्सेबल है तो फिर हम उस पर रिटर्न फाइल करेंगे और टैक्स जमा कराएंगे। लेकिन सेल्स टैक्स में हमें सप्लाई करने से पहले ही सेल्स टैक्स में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है, चलें बैठ। अब उसके बाद ये तो होगी, क्वान्टिटी की बात हो गई। उसके बाद देखिएगा, फ्रीक्वेंसी की मिसाल क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने एक अदद सोफ़ा सेट परचेज़ किया और आपने सेल कर दिया, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है।
लेकिन अगर आप ये करें कि हर रोज़ या हर दूसरे दिन एक सोफ़ा सेट परचेज़ करें और बेच दें, और पूरे साल में आपने 250 सोफ़ा सेट्स परचेज़ किए और बेच दिए, तो क्या ये आपका बिजनेस होगा? ऑफ कोर्स यस। कैसे पता चला? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस की वजह से। ठीक है, देखिए अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, कुछ लोगों का गाड़ियों का शोरूम होता है या उनका एक रिपेयर शॉप होता है, वो क्या करते हैं, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ परचेज़ करते रहते हैं और डेंटिंग पेंटिंग करा के बेचते रहते हैं, उनका बिजनेस होता है। अच्छा, एक होता है कि आपने वो गाड़ी परचेज़ की अपने इस्तेमाल के लिए और किसी वजह से आपने उसको बेच दी, वो आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शन होगी, वो आपके लिए कैपिटल शीट होगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उनका अपना कोई शोरूम नहीं है, उनका अपना कोई रिपेयर शॉप नहीं है, अपना कोई गैरेज नहीं है, उन्होंने एक मार्केट से गाड़ी परचेज़ की सेकेंड हैंड, डेंटिंग पेंटिंग करवाया और उसको बेच दिया, और हर हफ्ते वो ये काम कर रहे हैं। तो साल में उन्होंने 50-60 गाड़ियाँ एक एक करके परचेज़ की, डेंटिंग पेंटिंग करा और बेच दी। क्या ये उनका बिजनेस है? यस। कैसे कह सकते हैं आप? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन की बेसिस पर। अब ये अलग बात कि इस तरह के लोग है ये टैक्सेबल? क्या इस तरह के लोग टैक्स पे करते हैं? नहीं करते, आमतौर पर नहीं करते। ओके, तो यहाँ हमारा एक मसला है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर टैक्स पे होना चाहिए लीगली स्पीकिंग, लेकिन लोग टैक्स पे नहीं करते। हमारे तो बहुत सारे मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया। डेफिनेटली वो बहुत गरीब थे, ज़कात के लिए एलिजिबल थे। ओके, तो वो कैसे टैक्स पे करेंगे? ओके, चले बहरहाल ये तो हमने आपके साथ शेयर कर लिया कि इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी अगर आपकी बाय नेचर बिजनेस एक्टिविटी है तो फिर वो बिजनेस इनकम में जाएगा। और आजकल आपको पता है कि ये घर पे बैठ कर के बिजनेस करने का काम अच्छा खासा पॉपुलर हो रहा है, खासतौर पर जब से ये कोविड आया और नेट की फैसिलिटीज़ आई हैं, जब से ये काम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ओके, अच्छा, उसके बाद फिर अब एक और चीज़ है वो ये कि अगर मैं आपकी मिसाल लूँ, देखिए मिसाल के तौर पर मुझे नहीं पता आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, लेकिन मैं एक मिसाल ले रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 20 फरवरी को आपका रिज़ल्ट आने वाला है। ओके, आपने 3 पेपर दिए CA के या ICMA के, और आपका रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है, तो अब 25 फरवरी को आपकी शादी तय हो गई। फिर आपने क्या किया कि 18 फरवरी को आपने 2 अदद 3 पीस सूट सिलवा लिए शादी के लिए। फिर 20 फरवरी को रिजल्ट आया, अब वो दोनों सूट आपको रीसेल करने पड़े, इसलिए कि इन लॉस की कंडीशन ये थी कि तीनों पेपर पास होंगे तो शादी होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो अब नहीं बताइएगा, ये जो आपने 2 अदद सूट सिलवाए थे और उसको आपने रीसेल किया है, क्या ये आपके लिए इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है? क्या ये आपका बिजनेस है? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? इसलिए कि क्वांटिटी भी कम है और फ्रीक्वेंसी भी कम है। लेकिन अगर आप हर एग्जामिनेशन, हर रिजल्ट के वक्त यही एक्टिविटी करेंगे तो कमीशन ये कह सकता है कि आपका धंधा है। ठीक है, ओके, चलें बैठ। अब उसके बाद हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ, और वो है ये, आप ज़रा कॉपी करें विदाउट एक्टिविटी। इसको कॉपी कर लें, मैं आपको इसको एग्जाम्पल देता हूँ इसकी। ठीक है, अच्छा देखिए, केस ये है कि अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ की और सेल की है तो पैसा रिसीव करना आपका लीगल राइट होता है ना। आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की तो आपका पैसा रिसीव करना आपका लीगल राइट है, लेकिन वो तो विद एक्टिविटी में था ना। अब हम बात करें विदाउट एक्टिविटी कि देखिए आपने किया कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना आपने कोई माल बेचा है, ना आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की है, और आपको पैसा मिल रहा है। तो अब केस ये कि वो पैसा मिल कैसे रहा है? अगर ये आपको मिल रहा है वॉलंटरी बेसिस पर तो ये आपके लिए क्या है? कैपिटल शीट है। और अगर ये किसी लीगल राइट एस्टैब्लिश होने की वजह से मिल रहा है तो ये आपके लिए रेवेन्यू शीट है। और इसमें शरिया राइट्स को हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ज़रा पाकिस्तान लॉ की बात कर लें। देखिए, अब ये वॉलंटरी बेस और लीगल राइट में क्या फ़र्क है कि एक पैसा आपको मिलना है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप कर कुछ नहीं सकते, उसे हम कहते हैं वॉलंटरी बेसिस। और लीगल राइट क्या होता है कि अगर आपको पैसा मिल गया अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर आप कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं, आप FIR कटवा सकते हैं। तो देखिए यही वजह है कि बर्थडे पार्टी के गिफ्ट जो आपके करीबी रिश्तेदारों से मिलते हैं, क्या उस पर आपका कोई लीगल राइट होता है? बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है ना। अगर कोई आपने बर्थडे पार्टी रखी, कोई रिश्तेदार आ गया बगैर गिफ्ट के, क्या करेंगे आप? क्या आप कोई एफआईआर कटवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ओके। तो वो आपके पास होता है वॉलंटरी बेसिस, ठीक है, तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर आप जाएँ किसी क्विज़ प्रोग्राम में, कोई किसी गेम शो में आप जाएं और वहाँ अगर उन्होंने ऑन स्क्रीन अनाउंस कर दिया कि आप 10 लाख रुपए जीत गए और बाद में वो आपको पैसा ना दें, तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं? यस। इसलिए कि आप किसी गेम शो में जीत जाएं, ऑन स्क्रीन अनाउंस हो गया, इट मीन्स कि आपका लीगल राइट इस्टेब्लिश हो गया। तो थर्ड पार्टी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट हो, कोई भी टारगेट हो, कोई स्कीम हो और आप वो उसकी कंडीशन फुलफिल कर दें, तो आपका लीगल राइट इस्टेब्लिश हो जाता है। ओके, तो यही वजह है कि किसी आप गेम शो में जाएंगे, वहाँ आप जो इनाम जीतेंगे ना, ना सिर्फ वो टैक्सेबल है, बल्कि उस पर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रेट फिक्स कर दिया। वो फिक्स टैक्स सिस्टम आता है, तो उस पर रेट कितना तय किया उन्होंने? 20%। तो अगर आप गेम शो में जीतेंगे 10 लाख रुपए, तो आपको मिलेंगे कितने? 8 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए आपके ब्याह पर वो एफबीआर को टैक्स जमा करा देंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर किसी ने स्टेट बैंक का प्राइस बॉन्ड परचेज कर लिया, ठीक है। अच्छा, स्टेट बैंक का प्राइस बॉन्ड जो आपने परचेज किया और ड्रॉ में नंबर निकल आया, तो क्या आपने स्टेट बैंक को कोई चीज़ बेची है? ऑफ कोर्स नॉट। क्या आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में आपको जो पैसा मिल रहा है होगा हमारा लीगल राइट, इसलिए कि अगर आपके पास वो प्राइस बॉन्ड मौजूद है जिसका नंबर ड्रॉ में निकला है और स्टेट बैंक पेमेंट करने से मना कर दे, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो यही वजह है कि स्टेट बैंक की जो प्राइस मनी होती है वो ना सिर्फ टैक्सेबल है, बल्कि उस पर एफबीआर ने क्या किया, एक रेट फिक्स कर दिया, गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया 15%। तो अगर किसी का 10 लाख रुपए का इनाम निकलता है, प्राइस मनी निकलती है, तो उसको 8,50,000 मिलेंगे और 1,50,000 उसके ब्याह पर एफबीआर में टैक्स जमा हो जाएगा, ठीक है। चले, मैं इसके आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक ज़माने में था, आजकल मुझे नहीं पता है या नहीं है, एक ज़माने में था कि बैंक्स की तरफ से ये अनाउंस, ये स्कीम थी कि कोई बैंक में जॉब करते करते अगर बैंकिंग डिप्लोमा एग्जामिनेशन पास कर ले, ओके, तो उसको एक कैश रिवॉर्ड मिला करता था। सैलरी जो मिलेगी वो तो अलग है, वो तो ज़्यादा इनकम में जाएगा, लेकिन एक मिलता था कैश रिवॉर्ड। अब किसी ने क्या किया, बैंकिंग डिप्लोमा एग्जामिनेशन पास कर लिया और उसको लेट से बैंक की तरफ से 5 लाख रुपए मिल रहे हैं कैश रिवॉर्ड, तो क्या ये टैक्सेबल होगा? यस, इसलिए कि लीगल राइट इस्टेब्लिश हो गया। एक थर्ड पार्टी है बैंक, उसकी तरफ से कोई अनाउंस स्कीम है, आपने वो अचीव कर ली टारगेट, तो आपका लीगल राइट इस्टेब्लिश हो गया। तो यही वजह है कि बैंक की तरफ से जो पैसा मिलेगा वो आपके पास होगा लीगल राइट इस्टेब्लिश होने की वजह से, तो ये रेवेन्यू इशूड होगा। लेकिन अगर उसी एग्जामिनेशन को पास करने पर अगर करीबी रिश्तेदारों से या पेरेंट्स वगैरह से गिफ्ट मिलेंगे, तो क्या वो टैक्सेबल होंगे? नो, इसलिए कि उस पर आपका कोई लीगल राइट नहीं था, वो था वॉलंटरी बेसिस पर, ठीक है। चलिए, ये हमने आपके साथ कुछ मिसाल, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर ली। अब उसके बाद हम आते हैं शरिया राइट्स। अच्छा देखिए, अब नंबर 1 अगर आप पढ़ेंगे ना, तो ये रेवेन्यू शीट के बारे में है। अच्छा, अगर यहाँ से किसी चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया जाए, रेवेन्यू रिसीट से अगर किसी चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो वो किस में आ जाएगा? कैपिटल शीट में। तो जिन शरिया राइट्स की हम बात कर रहे हैं अब, वो कैपिटल शीट्स में आएंगे। हालांकि देखिए, शरिया राइट्स तो बहुत एक वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम उसमें से सिर्फ 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप ज़रा कॉपी कर लें, इनहेरिटेंस, विरासत, ठीक है। कि विरासत का जो पैसा मिलता है, चाहे वो कैश हो या फिर वो एसेट्स हों, वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होंगे। तो अगर मिस्टर ए ने अपने बेटे को विरासत में कोई चीज़ दे दी, मिस्टर बी को कुछ एसेट्स मिल गए, कुछ कैश मिल गए, तो वो उनके लिए टैक्सेबल नहीं होंगे। इसको आप ज़रा कॉपी कर लें। और उसके बाद अच्छा, विरासत के मामले में मैं आपको कुछ टैक्स से हट के एक चीज़ बताना चाहूँगा, और वो ये है कि देखिए, 2 मसला हमने देखे आमतौर पर सोसाइटी में। एक तो मसला ये है कि विरासत का हक बनता है पेरेंट्स के इंतकाल के बाद। ज़िंदगी में कोई अपने वालिद साहब से या अपनी माँ से विरासत का हक नहीं मांग सकता, ठीक है, ओके। ये आमतौर पर होता है कि साहब 2 भाइयों में झगड़ा हुआ,
एक ने बस डिमांड कर लिया कि आप मेरा हिस्सा अलग कर दें, ठीक है, कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता जब तक वालिद साहब जिंदा हैं। हाँ, अब बेचारे वो मोहब्बत करते हैं तो हिस्सा अलग कर भी देते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कोई हिस्सा डिमांड नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात ये कि साहब, एक चीज़ देखिए, हमने सोसाइटी में बहुत कॉमन देखी है कि मिस्टर ए, उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ। अच्छा, मिस्टर ए का इंतकाल हो गया। अब आमतौर पे क्या होता है, किसी एक भाई ने तमाम एसेट्स पर अपना कब्जा कर लिया और वो बाकी भाई बहनों को उनका हिस्सा प्रॉपर तरीके से नहीं देता, और ख़ासतौर पर बहनों को तो हिस्सा नहीं दिया जाता। ये बहुत कॉमन हमारे में बीमारी है। एक बात बिल्कुल तय है कि अगर किसी भाई ने विरासत सही तौर पर तकसीम न की और कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया या पूरा एसेट्स अपने पास रख लिए, तो वो क्लियर कट हराम है, 100% हराम है। तो वो अपने बीवी बच्चों को की परवरिश कर रहा है हराम माल से, ठीक है। और फिर बच्चे जो कुछ करेंगे ना, फिर वो कहता है जनाब क़यामत करीब है, बच्चे बिगड़ गए हैं, तो भाई तुमने खुद हराम से परवरिश की है तो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, ठीक है। ओके, ये 100% हराम होता है। देखिए, मैं आपको मिसाल दूँ, हमारे एक दोस्त थे, उनका ये हुआ कि उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ और उनके पास घर बड़ा था, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि साहब घर पे कब्ज़ा कर लिया और ये कह कर के मैं घर बेच के कहाँ जाऊँगा, उन्होंने बहनों को हिस्सा नहीं दिया। हालांकि होना ही चाहिए था कि वो अपना बड़ा घर बेच करके अगर एक छोटा घर परचेज़ कर लेते और बहनों को उनका हिस्सा दे देते, तो फिर उनकी ज़िंदगी में सुकून भी होता, हलाल तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, अब आमतौर पर हमने भी देखा है कि जनाब बहनों की तरफ से माफ़ी मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए, अगर मेरा ये ओपिनियन है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, कि 10 केस में बहनों ने माफ़ किया है तो उसमें से किसी एक केस में जेनुअनली माफ़ किया होगा, बाकी 9 केसेस में प्रेशर होता है कि माफ़ कर दो। प्रेशर डाल करके माफ़ी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये, अच्छा अब देखिए, मगर आपकी बात करूं, अगर आपके पेरेंट्स ज़िंदा हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, दुआओं के 2 दरवाजे खुले में। अल्लाह ताला आपके पेरेंट्स को ईमान के साथ और सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, लेकिन मरना सबको है, ठीक है ना। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप के पेरेंट्स का भी इंतकाल होगा, तो फिर आपको क्या करना है कि अपने पेरेंट्स की जो जायदाद है तो विरासत सही तौर पर तकसीम करनी है, बल्कि उसमें कुछ थोड़ी सी नरमी का मामला रखें। और कोई बहन अगर गरीब है, नीडी है, तो उसको ज़्यादा हिस्सा दे दें, ठीक है। ओके, तो इंशाल्लाह आपके माल में बरकत होगी, ठीक है। चले, एक केस तो हमने विरासत का डिस्कस कर लिया। दूसरा आप लिखें, लेडीज़ के केस में हक़ महर। अच्छा, हक़ महर जो है वो इस्लामी शरीक राइट है और ये कैपिटल शीट है, ठीक है। ओके, अच्छा, हक़ महर में भी हमने 2 मसले देखे। एक तो मसला ये है कि आपकी शादी हुई और हमने कहा जी हक़ महर होगा 10,000 रुपये, चूँकि हमारे ख़ानदान में चला आ रहा है, ठीक है। तो बात है कि साहब हक़ महर की कोई अमाउंट फ़िक्स नहीं होती इस्लाम में। कंसेप्ट ये है कि साहब जिसका स्टेटस ज़्यादा है, जब उसकी शादी हो तो वो हक़ महर भी ज़्यादा रख सकता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, और उसको ज़्यादा रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, किसी की अगर हैसियत कम है तो फिर वो हक़ महर भी कम रखेगा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब ऐसे में देखिए, अब आप जब इंशाल्लाह आईसी में क्वालिफाई करेंगे, 2 करोड़ हो, 2.5 करोड़ हो, 3 करोड़ रुपये हो, जो आपकी हैसियत है उस हिसाब से आप हक़ महर रख सकते हैं, ओके। अच्छा, दूसरा हमने केस देखा है कि हक़ महर, काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें हक़ महर लिखवा लेते हैं, पे करनी है। अभी हमारे यहाँ रिसेंटली किसी रिश्तेदारों वगैरह में झगड़ा हुआ, तो हमने ये देखा कि साहबजादे ने 1 लाख रुपये हक़ महर लिखवा लिया था लेकिन पे नहीं किया। जब उनसे बात की भाई क्यों नहीं पे किया, तो उन्होंने कहा खालिद अंकल, आप 1 लाख की बात करें, मैंने तो हनीमून में 12 लाख खर्च किए थे, ठीक है। भाई हनीमून में आप 12 लाख खर्च नहीं करें, आप 12 करोड़ रुपये खर्च कर दें, हक़ महर आपको पे करना है, ठीक है ना। हक हनीमून पे पैसा खर्च करने से लायबिलिटी वेव नहीं हो जाती, ठीक है। तो जब इंशाल्लाह आपकी शादी होगी तो आपको भी हक़ महर पे करना होगा, ओके। एक तो केस हो गया। अच्छा, अब तीसरा क्या है। अच्छा, अगर हम जहेज़ की बात करें तो सबसे पहले मुझे ये बताइए ज़रा आप कि जहेज़ क्या इस्लामी शरीयत का राइट है। ओके, कुछ लोग कहते हैं यस। अच्छा, जो लोग यस कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी बीवी फातिमा को जहेज़ दिया था, लेकिन क्या दिया था, किसने मना किया है, ओके। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जिस तरह से लिस्ट बनती है उसका इस्लाम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। ओके, उसका कोई ताल्लुक़ इस्लाम के साथ नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी जहालत है
ठीक है, जुल्म है। और जहेज़ मांगने वाले पर इसमें उलमा का इत्तफाक है। ओके, अच्छा, अब जहेज़ पर बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। हमारी अपनी एक कम्युनिटी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में जहेज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। लड़के की शादी हो, अपने कमरे का फर्नीचर खुद बनवाएगा, अपने सूट खुद सिलवाएगा, अपना जूता खुद खरीदेगा। सामने वाले की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से कोई चीज़ नहीं आती और ना वो कोई डिमांड कर सकता, ना कैश ना कुछ एसेट्स। ओके, तो हमारे जहेज़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, बाकायदा रेट तय होता है कि अगर बच्चा क्वालिफाई कर रहा है सी और आईसी में भी पार्ट क्वालिफाइड है तो उसका एक रेट होता है। क्वालिफाई करने के बाद शादी हो तो उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। ओके, तो बहरहाल देखिए, अब मैं किससे सुनाया करता हूँ आमतौर पर। हमारे एक दोस्त थे, अच्छा, उनका ताल्लुक उसी कम्युनिटी से था जिसमें जहेज़ डिमांड किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी। अच्छा, हम दोस्तों ने उनको समझाया, हाथ मैंने, कि भाई ये जहेज़ नहीं मांगो, ये बुरी बात है। वो नहीं माने। जब नहीं माने तो हमारे कुछ दोस्तों ने उन्हें कुछ सजेशन दी। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, काफ़ी नाराज़ हुए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। देखिए, किसी दोस्त ने सजेशन दी कि यार जब जहेज़ मांगना ही है तो खुल के मांगो। मतलब कैसे? उन्होंने कहा भाई किसी एक पार्टी से बात ना करो, एक दावत रखो, कम्युनिटी के काफ़ी वो ले जाए अपने साथ। ओके, अच्छा, दूसरे एक दोस्त ने सजेशन दी कि चूंकि आप क्वालिफाई कर चुके हैं और आपका रेट काफ़ी बढ़ गया है, तो अगर कोई एक पार्टी ना खरीद सके आपको, तो 4 लोग मिल के खरीद लें। क्योंकि ऊँट में 7 हिस्से होते हैं, दूल्हा में 4 हिस्से होते हैं। ओके, खैर उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई, काफ़ी नाराज़ भी हुआ और उन्होंने बहरहाल जहेज ले लिया। चलिए, तो खैर एक हंसी मजाक की बात थी। अब ज़रा सीरियसली सुनिएगा। जहेज़ मांगने वाले पर, डिमांड करने वाले पर अल्लाह ताला के फरिश्तों की तरफ से लानत बरसती है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर कोई शख्स सफ़र पे जा रहा है तो क्या करता है, का करम मांगते हैं, हिफाजत से वापस आना मांगते हैं। ओके, लेकिन अगर कोई शख्स सफ़र पे जा रहा हो और हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह आप मुझे बर्बाद कर दें, तबाह कर दें, मुझ पर लानत बरसाएं, तो लोग क्या कहेंगे, यार ये शख्स तो पागल हो गया है। ओके, लेकिन अब आप ज़रा सोचें, आपकी शादी हो रही है, शादी भी ज़िंदगी का एक सफ़र है। ठीक है कि उस पर जाने से पहले जहेज़ की सूरत में अल्लाह ताला से लानत मांगी जाती है। और फिर उसके बाद हम शिकायत करते हैं कि ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो सुकून क्यों होगा? जो चीज़ मांगी वो मिल गई, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ज़िंदगी में लानत बरस रही है। ठीक है, बेसुकूनी है, यही आपने मांगा था ना, मिल गया। ठीक है, तो क्या तय हुआ कि जब आपकी शादी होगी ना, तो आपको जहेज़ नहीं मांगना। ठीक है, अगर आपकी कम्युनिटी में सिस्टम है तो आप बिल्कुल ये ऐलान कर देंगे मुझे जहेज़ नहीं चाहिए। अब यकीन करें कि उस वक्त कुछ मसले मसाइल होंगे, काफ़ी रिश्तेदार नाराज़ होंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद वह रिश्तेदार आपकी आपकी मिसाल दे रहे होंगे कि यार बंदा हो तो ऐसा हो। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। चले मैं आपको एक बात और बताऊं। जहेज़ मांगना मना है, लेना मना नहीं है। ठीक है ना? यानी इस्लाम का कंसेप्ट ये है कि अगर कोई शख्स अपनी खुशी से अपनी बेटी की शादी पर कुछ देना चाहे तो वो दे सकता है, इस्लाम ने मना नहीं किया है। लेकिन आप मांग नहीं सकते, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो होता है ना, लिस्ट बना के दी जाती है। अच्छा, इनडायरेक्टली क्या होता है कि आप उनसे क्या मांग नहीं रहे, लेकिन आप बताइए आप क्या देंगे। ये भी मांगने की एक शक्ल हुई। हम मांग नहीं रहे, फलां ने इतना दिया था, ठीक है, तो ये भी मांगने की शक्ल हुई। और ये तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हम मांग नहीं रहे, मजबूरी है। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप। ओके, अच्छा, उसके बाद अच्छा देखिए, हमने अपनी कम्युनिटी में सिस्टम क्या रखा हुआ है कि अगर किसी को अपनी बेटी को सपोर्ट करना हो, देखो मेरी 4 बेटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जो कुछ भी है वो बेटियों का है, हम उनको सपोर्ट करना है हमें। लेकिन शादी के मौके पे कुछ नहीं करना। शादी के मौके पे कुछ देंगे तो वो जहेज़ की लानत की शक्ल इख्तियार कर लेगी। हाँ, उसके बाद अगर आपको सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जहेज़ मांगना मना है, लेना मना नहीं है। ठीक है, ओके। लेकिन बेहतर क्या है कि आप जहेज़ लेने से मना कर दें और बाद में कुछ अगर हो तो वो एक अलग बात है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद एक और बात सुनिएगा। मैं ज़रा बात कर रहा हूँ थोड़ी सी डिफरेंट। देखिए, अगर आप जहेज़ लेने से मना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप में एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आप खुददार हैं। खुददार होना अच्छी बात होती है या बुरी बात होती है?
अच्छी बात होती है बहुत ज़्यादा, ओके। लेकिन कभी कभी ये खुददारी में और बदतमीज़ी में फ़र्क हम नहीं समझ पाते। मिसाल के तौर पर आपकी शादी हुई, आपने जहेज लेने से मना कर दिया, बिल्कुल एक सेल्फ रेस्पेक्ट आप में है, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ अरसे के बाद, शादी के कुछ अरसे बाद, आपके घर में फ्रिज ख़राब हो गया, आपके सिस्टर ने एक फ्रिज भिजवा दिया। अब आप नाराज़ हो गए और आपने कहा जब ससुराल से मेरे घर में कोई चीज़ नहीं आएगी, मैं खुददार हूँ। ये खुददारी नहीं है, ये बदतमीज़ी है। क्यों? इसलिए कि अगर आपका कोई रिश्तेदार है, वो आपको अपनी खुशी से कोई गिफ्ट देना चाहे तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि दूसरी बात है कि साहब, वो जो ससुर है वो आपकी बीवी का बाप है, ठीक है। वो अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है। शादी के बाद बाप का और उसकी बेटी का रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता। ये हम कुछ जाहिलाना रस्मों की वजह से हम ये समझ लेते हैं कि शादी के बाद अब उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। मेरी बात सुने, आपकी बीवी का बाप उसका बाप था, है और रहेगा। आपकी बीवी थी नहीं, आज आपकी बीवी है, कल आपकी बीवी रहेगी, क्या कोई गारंटी है? बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है, ओके। तो बात है कि साहब, बाप और बीवी का रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक, ओके। उसके बाद हमारे एक और जाहिलाना रस्म मैंने देखी है कि शादी के बाद लड़की के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है कि तुम अपने बाप से मिलने के लिए, माँ से मिलने के लिए बस महीने में एक दफ़ा जा सकती हो, इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। यार ये जहालत की बात है और कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। यानी हम अपनी बेगम से ये उम्मीद करते हैं पूरी पूरी कि वो हमारे माँ बाप की रिस्पेक्ट करे। अच्छी बात है, करनी चाहिए। तो हम उसके माँ बाप की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? ठीक है ना। और ये कौन से रिस्पेक्ट करने का तरीका हुआ कि महीने में एक दफ़ा मिलोगे, उससे नहीं मिलोगी? क्योंकि यानी ये रिस्पेक्ट हमेशा टू वे होती है, वन वे रिस्पेक्ट का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं हो सकता, मजबूरी तो हो सकती है, रिस्पेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है, ओके। तो ये बहुत जाहिलाना रस्म है। इस्लाम में कोई ऐसा कंसेप्ट मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि महीने में एक दफ़ा जा सकते हैं, 15 दिन में एक दफ़ा जा सकते हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आप अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करोगे तो वो अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करेगी, ये बात तय है, ओके। चलें बहरहाल, अब उसके बाद एक और चीज़ सुनी गई इस मुतालिक। देखिए, हमें शैतान बाज़ औक़ात चीज़ों को आरास्ता करके दिखाता है, चीज़ों को अच्छा करके दिखाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि साहब मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तो बेसिकली मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हूँ, मैं एक बदतमीज़ इंसान हूँ। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि मैं किसी के मुंह पे कुछ भी बोल रहा हूँ और उसका दिल दुख रहा नहीं दुख रहा, ठीक है। शैतान हमको समझाता है कि तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और बिल्कुल हर बात मुंह पे बोल दिया करो, ठीक है, ओके। तो बात है कि हम हर बात हर एक के मुंह पर नहीं बोल सकते। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि सामने वाले के दिल पर क्या गुजर रही है। शैतान हमें समझाएगा कि सच बोलना बहुत अच्छी बात है, हमेशा सच बोला करो, ओके। अच्छा, कभी कभी सच बोलना बहुत बड़ा गुनाह होता है। मिसाल के तौर पर मुझे किसी और की बुराई पता चल जाए, मैं आपके सामने आकर के सच बयान कर रहा हूँ 100%, ठीक, ओके। लेकिन ये क्या है? ग़ीबत है। ये ग़ीबत बहुत बड़ी बुराई है, ओके। तो बात है कि हमें इस बात को समझना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें शैतान के पंजे से बचा ले। क्योंकि शैतान हमें क्या करता है? चीज़ों को अच्छा करके बताता है, गलत चीज़ों को, ओके। तो ये हमें एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ग़ीबत की बात आई है तो एक बात आप सुन लीजिएगा। ग़ीबत क्या होता है? ग़ीबत क्या चीज़ है? दूसरों की बुराई आपको बताना, मेरे पार्ट पर ग़ीबत होगा, ओके। तो ये सोशल मीडिया पर दिन रात क्या चल रहा होता है? किसी की बुराई पता चल जाए, उसकी वीडियो बनती है और आगे उसको फॉरवर्ड किया जाता है और कहा जाता है कि आगे फॉरवर्ड करो, सवाब मिलेगा। यार ये बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। तो हमें इससे ज़रा बचना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हमने कैप शीट और रेवेन्यू शीट को डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे डेफिनेशन ऑफ इनकम, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।